हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से किसी वर्क का करते हैं इस चीज़ को हम समझेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में क्रिटिकल एनालिसिस का, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप बहुत बार कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो कम्प्लीटली वॉच करना किस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे तरीके से लिखकर आ सकते हैं एग्ज़ाम में, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत अच्छे से वॉच करना है, स्किप नहीं करना, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले मेन पॉइंट समझते हैं कि आखिर क्रिटिकल एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि अगर आप ये जान जाओगे, यानी मैं कहूँ कि अगर आप बीमारी को समझ जाओगे तो इलाज कर लोगे अपने आप। यानी क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे तो आंसर आपको आधे से ज़्यादा तो समझ में वैसे ही आ जाएगा। तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? देखो, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है एक केयरफुल और डिटेल्ड एग्जामिनेशन किसी भी लिटरेरी वर्क का। जैसे वो लिटरेरी वर्क कोई पोएम हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, प्ले हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। और क्रिटिकल एनालिसिस करने का मेन मकसद आप अगर समझ गए तो क्रिटिकल एनालिसिस को अच्छे से तैयार कर पाओगे। इसका मेन मकसद होता है एक्चुअली किसी वर्क को समझना और समझाना भी कि उस वर्क के मीनिंग क्या है, उस वर्क के अंदर टेक्निक्स कौन सी यूज़ हुई हैं, उस वर्क क्या मैसेज क्या मिलता है, उस वर्क के थीम्स कौन कौन से हैं और इम्पैक्ट क्या रहा। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, आप क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा भी सकते हैं और एग्जाम में बहुत इफेक्टिव तरीके से लिख कर भी आ सकते हैं। तो चलिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लेकर चलें तो इसे बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से हम लिख सकें। स्ट्रक्चर में 8 पॉइंट्स अपन लेंगे। 8 पॉइंट्स में सबसे पहला लेंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि हम बात कर रहे हैं ना जिस वर्क की, ठीक है, उसका सबसे पहले नेम मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है परिचय। जब आप यही नहीं बताएंगे कि बात किसकी कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले लिखेंगे नाम कि वर्क का, फिर नाम लिखेंगे हम राइटर का कि किसने लिखा है, ठीक है। 2 चीज़ें आप लिख देंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे कि ये वर्क जो है ये कौन सी एज का है या इसका पब्लिकेशन ईयर कौन सा है। अगर आपको याद है, अगर आप अच्छे तरीके से श्योर हैं, कंफर्म हैं कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन इस वर्क का ये है, तो आप मेंशन कर दीजिएगा इंट्रोडक्शन के अंदर। नहीं तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, राइटर से रिलेटेड ज़रूर लिख देना एक लाइन कि राइटर जो है ये कौन सी एज से बिलोंग करता है, कौन से ईरा से अफेक्टेड है, ठीक है, या कौन से राइटर से इन्फ्लुएंस्ड है, ये आप लिख सकते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का अगर कोई वर्क अपन उठाते हैं तो अपन लिखेंगे, ये चीज़ कभी नहीं छोड़ेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट थे, ठीक है। मैं यही बात आपको समझाना चाह रही हूँ। और फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक लाइन लिख दीजिए इस वर्क के बारे में कि ये वर्क एक्चुअली में किस चीज़ पर बेस्ड है। इंट्रोडक्शन आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, 2-3 पॉइंट अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ये तो मेन पॉइंट्स हैं, इनके सब पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगी, साथ में एग्जांपल लूंगी, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट होगा समरी का। वेल नोन पॉइंट है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम समरी वाला हेडिंग डाल के थोड़ा सा समरी लिख देंगे वर्क का। थर्ड पॉइंट है हमारा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में हम कौन कौन से पॉइंट लेंगे वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। फिर 4th पॉइंट में हम थीम्स को डिस्कस करेंगे। 5th पॉइंट हमारे लिटरेरी डिवाइसेस से बेस्ड होंगे या उससे कनेक्टेड होंगे। फिर क्रिटिकल कमेंट की बात करें तो इसमें आप अपने पर्सनल व्यूज़ भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक क्रिटिक का नाम मेंशन करते हुए भी डाल सकते हैं। फिर 7th पॉइंट लेंगे हम मैसेज का। कोई भी वर्क लिटरेचर का कुछ ना कुछ मैसेज तो कन्वे करता ही करता है, वो आप यहाँ लिखेंगे इस पॉइंट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका 8th पॉइंट, कंक्लूज़न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं ना वो मैं आपको बता दूँ। आप शुरुआत करिए इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका एकदम लाजवाब, बहुत बढ़िया एकदम। एग्जामिनर का जहाँ ध्यान पड़ गया आपके इंट्रोडक्शन पर, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने नेम ऑफ द वर्क, पब्लिकेशन ईयर, राइटर का नेम, राइटर से रिलेटेड कोई भी 1 लाइन 1.5 लाइन ऐसी लिख दी जो राइटर से रिलेटेड फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है, और वो आपने लिख दिया। और वर्क से
रिलेटेड एक लाइन लिख दी कि किस चीज़ पर बेस्ड है, तो वो इंट्रोडक्शन आपका बेस्ट से बेस्ट तैयार हो गया। उसके बाद में आप इसके अंदर जो ये थीम होता है इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, कंक्लूजन पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बाकी का बीच का जो है ना, वो अगर आपने वर्क पढ़ा है तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल पोएम से उठाया है। पोएम हमारी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ऑलरेडी हम चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, आपके साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो वॉच कर लीजिए, लिंक आपके सामने है, क्लिक कीजिए और वॉच कर लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इस पोएम का वीडियो आप देखिए। उसके बाद में आप इसे क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये लाइन्स जो है ना, 4 लाइन्स, ये हम पहले भी आपके साथ में डिस्कस करे हैं जब आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझाया था कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर आ जाए तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, यहाँ सामने आपके पूरी पोएम है। पोएम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम आपको नहीं समझा रहे हैं इसको, आगे चलते हैं। इस पोएम के मतलब पॉइंट्स जो बनेंगे, इस पोएम से रिलेटेड आप जो लिख कर आएंगे वो मैंने यहाँ पर लिया है कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम मेन हेडिंग देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इस पोएम में से किस तरह से इस हेडिंग को अपन कंप्लीट करेंगे। मेन पहला जो हमारा हेडिंग बनेगा वो बनेगा इंट्रोडक्शन का। सब हेडिंग रहेंगे नेम ऑफ द वर्क। ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ मैं कि मेंशन करना है आपको वर्क का नेम। हो सके तो उसे बोल्ड लेटर में लिख देना, और भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर, फिर ऑथर का नेम आपको लिखना है और कोशिश करना कि फुल नेम आप लिखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपने लिखा, ऐसा नहीं कि खाली फ्रॉस्ट लिख दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ पूरा लिखा, ये नहीं है कि खाली वर्ड्सवर्थ लिख दिया। ठीक है, पूरा लिखना है। फिर एक लाइन लिख दीजिए आप बैकग्राउंड के बारे में, ऑथर की लाइफ से रिलेटेड कुछ भी हो, उनके टाइम पीरियड से रिलेटेड हो, ब्रीफली मेंशन कर दो बस थोड़ा सा। और फिर हिंट दे दो आप थीम का कि ये जो वर्क है किस चीज़ के बारे में है। यहाँ परिचय ख़त्म हो जाता है, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि पोएम है आपकी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखा? पहला आप वर्क का नेम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वर्क का नेम लिख रहे हैं। तो पोएम लिखी आपने, द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। फिर आप नेम लिख रहे हैं पोइट का कि इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हो गया। फिर आपने पोइट के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त लाइन लिख दी कि अमेरिकन पोइट है भाई। और जाने जाते हैं नेचर और लाइफ के बारे में लिखने पे। ये नेचर और लाइफ के बारे में लिखे हैं, इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अमेरिकन पोइट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनका नाम है, पोएम का नाम ये है। ठीक है, पोएम डिस्क्राइब कर रही है एक क्वाइट मोमेंट को जो कि जंगल के अंदर है, स्नोफॉल के दौरान। इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल बिटवीन एंजॉइंग पीस एंड रिमेंबरिंग लाइफ्स ड्यूटीज़। ये इंट्रोडक्शन है, बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर आपने वर्क का नाम मेंशन किया, राइटर का नाम मेंशन किया, राइटर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख दिया। ठीक है, कैसी राइटिंग्स लिखते हैं ये लिख दिया, और थोड़ा सा जैसे मैंने आपको कहा कि आपने बेस लिख दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमने उठाया है समरी का। समरी मेन हेडिंग हो गया। इसकी सब हेडिंग्स कौन से होंगे, यानी आपके कोई समरी के अंदर पॉइंट्स जो है कौन से ध्यान में रखने हैं, क्या चीज़ लिखनी है वो देखिए। मेन एक्शंस और इवेंट्स लिखिए कि स्पीकर और करेक्टर जो हैं कैसा फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आप लिखिए समरी में। इवेंट्स जो भी हुए हैं ना उनको ऑर्डर में लिखिए, सेम ऑर्डर में लिखिए। और फिर उसके बाद ध्यान रखिए कि शॉर्ट हो और सिंपल हो, यानी 3-5 लाइन्स, नो नीड टू एक्सप्लेन एवरी वर्ड। समरी को कुछ इस तरह से तैयार करिए। कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। आपके सामने पोएम थी, आप उस पोएम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें अपनी मर्जी से कि कुछ भी लिख दीजिए कि जंगल उसके अंदर दिया हुआ है और डार्क है, डीप है, लेकिन वही लिखिए बस डार्क एंड डीप, और अपनी तरफ से कुछ मत डालिए उसमें कि जंगल है उसमें बहुत सारे जंगली जानवर हैं। पोएम में ऐसा कुछ नहीं दिया, आपने बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। सिंपल लिखिए कि स्पीकर रुकता है फॉरेस्ट के नज़दीक और देखता है स्नोफॉल, एंजॉय करता है वहाँ की शांति और वहाँ की खूबसूरती को, यानी नेचर की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करता है, लेकिन जल्दी ही उसे याद आ जाती है अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए डिसाइड कर लेता है। छोटी सी और स्वीट सी समरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, 1-2 लाइन और अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपको पोएम याद है तो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अपना सेंट्रल आइडिया। ये कम नहीं है, जब आप लिखने लगेंगे ना तो यही बहुत बड़ा हो जाएगा, आंसर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इसमें आपको लग रहा है कि हाँ 1.5 लाइन है, 2 लाइन्स है, लेकिन इसी को जब आप लिखने लगें तो 1 आध लाइन तो अपने आप ही निकल जाती है। सेंट्रल आइडिया,
सेंट्रल आइडिया के अंदर आप क्या देखने वाले हैं कि सेंट्रल आइडिया बताता है हमें मेन मैसेज और थॉट राइटर की कि वो क्या शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ। ये है सेंट्रल आइडिया। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज़ द पोएम रियली अबाउट। सेंट्रल आइडिया ये है कि वर्क किस चीज़ के बारे में है, तो हमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड करनी है। देखो, मेन मीनिंग वर्क का, इमोशन उसमें जो आया है, या कोई कन्फ्लिक्ट अगर दिखाया गया है तो आप 2-3 लाइन्स के अंदर उसे लिख दीजिए। कैसे लिखना है चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, सेंट्रल आइडिया पोएम का है इनर कन्फ्लिक्ट। पोइट वहाँ खड़ा है, नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा है ना, शांति उसे महसूस हो रही है, लेकिन जिम्मेदारियां निभानी है। इन दो चीज़ों के बीच में उनके अंदर चल रहा है द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो पोइट को बात, मतलब ये कहिए, हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि नेचर को एंजॉय करो, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाते चलो। तो पोइट रिमाइंड्स अस दैट लाइफ मस्ट गो ऑन इवन व्हेन वी फील टायर्ड, टेम्प्टेड टू रेस्ट। चाहे हमारा दिल मन कितना भी करे कि हमें आराम करना है, हमें रेस्ट करना है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभानी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है थीम्स का। अब ये जो हमारा वर्क है, ये जो हमारी पोएम है, इसके अंदर थीम है काफ़ी सारे, तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। देखिए, थीम्स आर द मेन टॉपिक और बिग आइडिया इन द टेक्स्ट। थिंक अबाउट व्हाट सब्जेक्ट द वर्क टेल्स अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ थीम आया नेचर वर्सेस ड्यूटी का, मेंशन कर दो, एक लाइन में लिख दो कि यहाँ पे नेचर वर्सेस ड्यूटी थीम है। नेचर इज काम एंड इनवाइटिंग बट लाइफ रिक्वायर्स अस टू कीप मूविंग। यहाँ लोनलीनेस एंड रिफ्लेक्शन का भी थीम है। टेम्पटेशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का थीम है। डेथ एंड रेस्ट का थीम है। एंड सिंप्लिसिटी एंड डेप्थ का भी थीम है। जो भी आपको समझ में आता है पोएम के अंदर थीम्स, हमने एक एक डिस्कस करे हैं जब इस पोएम को पढ़ाया है, तो ये चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिटरेरी डिवाइसेस। अब लिटरेरी डिवाइसेस और स्पेशल टूल्स, बहुत स्पेशल टूल्स होते हैं जो एक ऑथर यूज़ करता है अपने वर्क को बहुत ही खूबसूरत, अर्थ से भरा हुआ और बहुत ही रोचक बनाने के लिए, यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस एक तरह से ऑर्नामेंट होता है राइटिंग का, सजाने संवारने के लिए, जैसे शरीर को ब्यूटी और भी ज़्यादा निखार कर लाने के लिए ऑर्नामेंट को यूज़ करती हैं, जैसे लेडीज़ अपने आप को तैयार करती हैं, जैसे उसी तरीके से एक राइटर अपने वर्क को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करता है। तो हमें मेंशन करने हैं 3 से 4 लिटरेरी डिवाइसेस जो उस वर्क में यूज़ हुए हैं। उनकी नेम लिख दीजिए आप, मीनिंग लिख दीजिए और एग्जाम्पल दे दीजिए। बस वर्क के अंदर से एग्जाम्पल दे दो उठा के। इसे शॉर्ट और क्लियर रखो, छोटा लिखो और क्लियर लिखो लैंग्वेज में। कैसे? देखिए, जैसे इमेजरी की बात करी हमने कि पोएम में इमेजरी होती ही होती है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लो, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये लाइन आई थी ना, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, इमेजरी बन गई। वर्ड्स दैट क्रिएट पिक्चर इन योर माइंड, यही तो मतलब हुआ ना। इमेजरी का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर को क्रिएट कर दें। तो एग्जाम्पल उठाओ, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आपके माइंड में पिक्चर बन गई कि जंगल कैसे हैं, बहुत प्यारे हैं, गहरे हैं और घने हैं, है ना। तो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, इमेजरी प्रेजेंट कर। रिपीटेशन, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रिपीटेशन का मतलब होता है वर्ड और लाइन रिपीट होना, यहाँ पर आई है इस पोएम में। इस तरह से अगर लिटरेरी डिवाइसेस आपने लिख दी, यानी डिवाइस का नाम भी लिख दिया, क्या मतलब है वो भी लिख दिया और एग्जाम्पल भी लिख दिया, गारंटेड एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। आपने एलिट्रेशन डाला, एलिट्रेशन की डेफिनेशन डाली और आपने वहाँ से एक एग्जाम्पल उठा दिया पोएम में से ही, जिस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस आप लिख रहे हैं, जिस वर्क का क्रिटिकल एनालिसिस आप लिख रहे हैं। हाँ, आप कर पाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो पर कंटिन्यू अगर आप बने रहेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जिनके हमने लिटरेरी डिवाइसेस आपके साथ डिस्कस करे हैं। और अगर नहीं भी हम कर पाए हैं वीडियो में, तो वेबसाइट पर आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, आप ज़रूर देखा कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट जो है ना वेबसाइट पर अवेलेबल है। फिर देखिए, मेटाफर बहुत सिंपल होता है। मेटाफर का मतलब होता है सेइंग वन थिंग इज़ अनदर,
जैसे स्लीप, डेथ, यानी एक चीज़ आपने बोली है दूसरे के लिए कोई और अर्थ उसका निकल रहा है। जैसे स्लीप की बात हुई है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यहाँ स्लीप जो है डेथ के लिए यूज़ हुआ है, तो यह मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन है कि वुड्स आर लवली, यानी ह्यूमन क्वालिटी जब नॉन ह्यूमन थिंग को दी जाती है तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, यहाँ यूज़ हुआ है। वुड्स को लवली बताया है, लवली ह्यूमन थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्रिटिकल कमेंट की बारी आती है। क्रिटिकल कमेंट एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आप अपने पर्सनल ओपिनियन भी डाल सकते हैं किसी भी पोएम में पैसेज के लिए। जैसे आप लिखो, जैसे कि आप लिख सकते हो आपने क्या फील किया जब इसे पढ़ा, तो आप लिख सकते हैं टोन आपको कैसी समझ में आई, जो आपने पढ़ा वो टोन काम थी, सैड थी, जॉयफुल थी, सीरियस थी, क्या थी। आप स्टाइल बता सकते हैं, लैंग्वेज बता सकते हैं। एड वेदर द वर्क वॉज डीप, टचिंग, इंस्पायरिंग एट्सेट्रा, ये तो आप लिख ही देना, क्योंकि हर एक वर्क जो है ना डीप, टचिंग और इंस्पायरिंग तो होता ही होता है, तो ये लाइन तो आप लिख ही देना, द वर्क वॉज डीप, टीचिंग, टचिंग एंड इंस्पायरिंग। जैसे द पोएम सीम सिंपल, इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि पोएम सीम सिंपल बट इट कैरीज डीप मीनिंग। ये लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज मैंने आपके सामने यहाँ लिखी है, जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये ऐसी लैंग्वेज है, उठाकर अगर ऐसी की ऐसी भी आप लिखते हैं ना किसी भी पोएम के बारे में, तो भाई गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये ऐसी कैसी आप लिख देना। द टोन इज काम एंड पीसफुल येट सीरियस, रिपीटेड लाइन्स क्रिएट ए म्यूजिकल रिदम। फ्रोस्ट, अब ये है फ्रोस्ट, ऐसा नहीं है कि हर एक पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रोस्ट ही हैं, यहाँ राइटर का नाम चेंज होना है बस। उन्होंने सिंपल वर्ड यूज़ करे हैं, क्या दिखाने के लिए, बिग लाइफ ट्रूथ्स को दिखाने के लिए। पोएम लीव्स अ थॉटफुल इम्प्रेशन, ये लाइन्स ऐसी हैं जो यूजुअली, हाँ मोस्टली हर एक पोएम के अंदर लिख सकते हैं आप। थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है लाइंस को बस। आगे बढ़ते हैं, मैसेज की बात करते हैं। हर एक वर्क कोई ना कोई मैसेज कन्वे करता है ना। तो ये जो पार्ट है ना, इसका मतलब क्या है, ये बताना कि द ऑथर वांट्स टू टीच अस टू और एक्सप्रेस थॉट्स द वर्क, क्या बताना चाहता है ऑथर हमें, ये होता है मैसेज। इट इज़ द लेसन, थॉट और ट्रुथ बिहाइंड द वर्क, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्या लिखोगे आप कि व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू टेल अस अबाउट लाइफ, नेचर और पीपल, इज़ देयर एनी मोरल लेसन और रिमाइंडर फॉर द रीडर। वर्क जो है वो या तो कोई ना कोई मोरल लेसन देगा या कुछ ना कुछ हमें याद दिलाना चाहता है। और व्हाट डज द वर्क मेक अस थिंक, ये वर्क जो है वो हमें क्या सोचने पे मजबूर कर रहा है, और फील डीपली अबाउट, किस चीज़ के बारे में हम गहराई से सोचें, दिस इज़ द मैसेज। अगर इन सवालों के जवाब आप इस वर्क को पढ़ते हुए ढूंढ लेते हैं तो वही उस वर्क का मैसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पोएम का मैसेज क्या है? द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट इवन दो लाइफ ऑफर्स मोमेंट्स ऑफ पीस एंड ब्यूटी, कि ज़िंदगी हमें बहुत बार मौके देती है कि हम शांति, सुकून और खूबसूरती के साथ टाइम बिताएं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज़ को नहीं भूलना चाहिए। ये मैसेज ये पोएम हमें दे रही है। वी ऑल हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड मस्ट कंटिन्यू अवर जर्नी विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, है ना। हमें अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आराम करना है, लेकिन आराम में ऐसा खोना नहीं है कि अब काम को भूल जाएं। ये मैसेज हमें इससे मिलता है। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कंक्लूजन। और कंक्लूजन जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस का सम अप होता है, या ये कहिए कि किसी भी वर्क का सम अप होता है। यहाँ नेम ऑफ द वर्क एंड ऑथर, रीस्टेट द सेंट्रल आइडिया, मेंशन द ऑथर स्टाइल, टोन एंड लिटरेरी डिवाइसेस, अगेन एंड अगेन ओनली वन लाइन, और यू कैन से दैट हाफ लाइन इज मोर देन सफिशिएंट। हर पॉइंट की हाफ ऑफ लाइन अगर आप लिख देंगे ना, कंक्लूजन आपका तैयार है। ये कंक्लूजन पॉइंट ऐसा है कि आपने अगर बाकी के 7 पॉइंट्स जो है वो कर लिए तो 8th पॉइंट तो आप कर ही लेंगे। 7 पॉइंट आपने करे हैं, ऊपर जितने भी करें इंट्रोडक्शन से लेके और आपने मैसेज तक 7 पॉइंट जो आपने करे हैं, हर एक में से एक एक उठा लीजिए। ये जो 8th है कंक्लूजन तैयार हो जाएगा 7 लाइन का, है ना। ये है कंक्लूजन। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना कंप्लीट। पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, डिस्क्राइब ए मोमेंट इन नेचर बट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द ड्यूटी, जर्नी ऑफ लाइफ, मेन आइडिया हो गया, ठीक है। इसके अंदर पोइट ने क्या यूज़ किया, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, यानी आपने यहाँ पे क्या लिख दी, पोइटिक डिवाइसेस लिख दी,
ये रिपीटेशन है, एलिट्रेशन है, लिख दिया ना। उसके बाद मैसेज आपने यहाँ पे लिख दिया, ओवरऑल इट लीव्स अ स्ट्रॉन्ग, यहाँ आपने क्रिटिकल कमेंट लिख दिया, अपना व्यू लिख दिया। तो ये कंक्लूड कर दिया एक तरह से आपने। तो कंक्लूजन तो अपने आप में क्या है, बाकी के जो 7 पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनका ही सम अप है, उन्हीं में से एक लाइन जो मेन है उठा के आपने कंक्लूजन में डालनी है। ये तो सबसे ईजी है, सबसे ईजी। प्रिपेयर किसे करना है, इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से। प्रिपेयर किसे करना है, लिटरेरी डिवाइस को बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी वर्क को समझना है, आपका आराम से क्रिटिकल एनालिसिस तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर और कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।